हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्टडी के अंदर। आज हम बात करेंगे जो सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं। सीडीपी के 330 क्वेश्चन यानी सीडीपी के 30 क्वेश्चनों की बात करेंगे। और सीडीपी के 30 क्वेश्चनों के अंदर जो दिसंबर 2021 के अंदर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उस वो जो 20 दिसंबर से लेकर के और 24 जनवरी 2022 तक जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर हम आज बात करेंगे। जो 4 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम 30 क्वेश्चनों की आज बात करेंगे। देखिए, अब इन क्वेश्चनों के अंदर देखें तो ये आपको जो 20 अगस्त को जो पेपर होगा अब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो आप क्वेश्चन देख लेते हैं ना उससे हमें पता चल जाता है कि आखिर अगर पेपर आएगा कैसे, उसके अंदर क्वेश्चन कैसे होंगे, उसकी हम किस प्रकार हम तैयारी करें, इससे हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? तो इसके अंदर संतुलन आ जाता है, एक नंबर ऑप्शन आ जाता है। संतुलन आ जाता है, अनुकूलता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है और सामाजिक सामाजिक प्रसारण आता है। तो इसके अंदर एक नंबर आंसर होगा वो आ जाता है परिपक्वता। परिपक्वता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या क्या है इसके अंदर? बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं। बौद्धिक लक्षणों को तीन आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो इसके अंदर देखे जाए तो इसके अंदर अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाता है। बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के पहले 7 बताए थे, फिर 8, फिर 9। वर्तमान में इसके 9 प्रकार बताए गए हैं, जिसके अंदर जब हम देखते हैं स्थानिक आ जाता है, भाषा आ जाता है, तार्किकता आ जाती है, प्राकृतिक आ जाती है। इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार उसने 9 प्रकार बताए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो आ जाता है बुद्धि के अलग अलग प्रकार वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? जो लिखित सामग्री होती है उसको हम पढ़ने और समझने के जो चुनौती मिलती है वो किस प्रकार की, जो इसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं वो आते हैं। एक तो आ जाते हैं गतिमान दिव्यांगता आ जाती है, सार्वजनिक बौद्धिकता आ जाती है, गुण वैकल्य आ जाते हैं यानी कि डिसकैलकुलिया आ जाती है, और एक आ जाता है पठन वैकल्य। पठन वैकल्य तो इसके अंदर देखा जाए तो लिखित सामग्री को पढ़ने के अंदर, लिखित सामग्री जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर आ जाते हैं पठन वैकल्य का। इसका मुख्य कारण आ जाता है पठन वैकल्य। तो इसका 4 नंबर आंसर एकदम सही होगा। अगला आ जाता है अधिगम को के बजाय की ओर निर्देशित किया जाता है। इसके अंदर जो अधिगम को आगे खाली स्थान आ जाए, के बजाय खाली स्थान है, की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा जिन्हें प्रतियोगी अनुकूल अनुकृत अनुकृति प्रतियोगिता आ जाती है। रटने और समझने और समझने और रटने। देख, इसके अंदर कहा गया है अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो आ जाता है 3 नंबर वाला, रटने और समझने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, यानी कि जो शिक्षा नीति 2020 वाली आ जाती है इसके अंदर जो बदलाव किया गया है वो कौन कौन सा बदलाव इसके अंदर किया गया है? मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योग्यात्मक मूल्यांकन आ जाता है, और रचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना जो बहुविषयकता से कठोरता आ जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाता है मानकीकरण से लचीलापन आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है। अधिगम की प्रक्रिया में आप जो किसी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो उसके अंदर किसी बच्चे को शर्मिंदा करेंगे तो वो जो उसके अंदर कौन सा कारण होगा? तो इसके अंदर देखिए, ये शर्मिंदा करना आवश्यक है, ये हानिकारक है, शर्मिंदगी का कोई संबंध नहीं होता है, और ये महत्वपूर्ण होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होता है, इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो हो जाता है हानिकारक है। जो हम बच्चों को जो कक्षा के अंदर जो शर्मिंदगी होती है उस कर देते हैं वो क्या है, अपने लिए अपने आप में क्या है कि हानिकारक है। ठीक है, एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? तो उन भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान न दें, यानी उन भ्रांतियों की तो पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं दें, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता।
और उन्हें सीधे एक औपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आ जाता है 2 नंबर वाला, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। तो इसके अंदर ऐसी परिस्थिति बनाए जिसमें ज्ञान को अनुपयोग की मांग हो, रटने रटने याद करने के लिए तथ्यों को एक सूची दें, छात्रों को बोर्ड पर लिखी गई जानकारी की नकल करने का निर्देश दें, और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। तो इसके अंदर देखें तो रटने के लिए तथ्यों की एक सूची बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर देखें, ऐसी परिस्थिति बनाए जिसमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। ठीक है, इसका जो सी आंसर होगा वो आ जाता है, वो आता है आपका। अगला देखिए, इसके अंदर निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें, पाठ की सुविधा न दें, अधिगम के मध्यस्थ न करें, सीखने के हस्तांतरण में मददगार न हो। तो इसके अंदर आ जाता है, वो आएगा आपको, इसके अंदर आ रहा है जो आता है, पाठ की सुविधा न दें, एक तो ये तो हो ही नहीं सकता। अधिगम को मध्यस्थ न करें, ये भी नहीं हो सकता। सीखने हस्तांतरण में मददगार न हो, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आ जाता है, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें, ये अपना सी आंसर होगा। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब की बार सही है, देखना, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छे सीखते हैं। छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सबसे कम तब सीखते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और 1 नंबर वाला भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा वो आ जाता है 2 नंबर वाला आ जाता है। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। ऐसी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति खालिस्तान महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक फिर खालिस्तान श्रोता होते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है कि ऐसी परिस्थिति टालना निष्क्रिय ऐसी परिस्थिति टालना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो 1 नंबर वाला अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति को टालना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो ये एकदम सही होगा आंसर। तो 1 नंबर वाला आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सूची को सुसाध्य करता है। विद्यार्थियों की सूची को सुसाध्य करने वाला कौन सा आ जाता है। तो ये आ जाता है वे वेधन और अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना, साथियों के साथ चर्चा करना और निष्क्रिय रूप से सुनना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। तो इसके अंदर जो सही होगा वो आ जाता है साथियों के साथ चर्चा करना, ये अपना क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाएगा 3 नंबर वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो इसके अंदर देखें, लेखन विकल्प आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है, बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना। पठन विकल्प, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना। गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान और दृश्य बाधित संचार के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना था। इसके अंदर जो आपका सही आंसर होगा वो आ जाता है 2 नंबर वाला आ जाता है, गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीति के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समाज, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिलता है। तो इसके अंदर आ जाता है, तो आपका एक मिनट यहाँ पर है जो शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके यहाँ पर समावेशन में मदद मिलेगी। तो इसके अंदर आ जाती है, वाक्य बाधित छात्रों के अंदर मिलेगी, दृष्टि बाधित छात्रों को मिलेगी, और प्रतिभाशाली छात्रों के अंदर, सृजनात्मक छात्रों को। इसका अंदर सही आंसर होगा वो आ जाता है 4 नंबर, 1, 2, 3 और 4 आपका सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसके अंदर लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रशासनिक सामग्री,
शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, व्यापक मूल्यांकन। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर वाला होगा, गैर प्रासंगिक सामग्री वाला होगा। अगला आता है, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाए। ये तो हो ही नहीं सकता। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजित करते हैं। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजित करते हैं। व्यक्ति भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्रों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये ठीक लग रहा है। और विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, ये नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाए 3 नंबर वाला। आपका सही जवाब होगा इसके अंदर जो 3 नंबर वाला आएगा वो एकदम सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चे के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इनमें विविध तरीके को शामिल करना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि में नहीं होता, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर ही शामिल होता है। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्र गतिविधि पर मनन करने के लिए मौका देना चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका जो नहीं बुझ रहा है, सही कथन नहीं है, तो ये 2 नंबर वाला सही नहीं होगा, बाकी ये 3 अपना सही है। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा खालिस्तान आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, विभेदित निर्देशात्मक शैली और योग्यात्मक मूल्यांकन। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर होगा वो आ जाता है 3 नंबर वाला आ जाते हैं, विभेदित निर्देशात्मक शैली का उपयोग करना चाहिए। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर आपको आ जाते हैं जेंडर रूढ़िवादिता को क्या मिल रही है, इसके अंदर चुनौती मिल रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। लॉरेंस कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की एक विशेषता है। जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं वो किसकी एक विशेषता है? तो इसके अंदर आ जाते हैं पारस्परिकता की समझ आ जाते हैं, अधिकार का डर और सजा से बचना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, और कानून को बनाए रखने और समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो आ जाता है 4 नंबर वाला आ जाता है। 4 नंबर वाला एकदम सही आंसर है। कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? बाल केंद्रित कक्षा को एक नहीं दर्शाता है। तो इसके अंदर देखें तो गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन ठीक है, बच्चे की प्रगति गुणात्मक रूप से है और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। ये नहीं होगा, इसका जो सही आंसर ये 3 नंबर वाला दिख रहा है। बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें तल्लीन है, बच्चे जो कर रहे हैं उनमें तल्लीन है, ये ठीक है। तो इसके अंदर जो नहीं बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है, तो इसके अंदर 3 नंबर वाला हो जाएगा। लेव वाइगोस के द्वारा निम्नलिखित में से किस सेक्शन सिद्धांत की वकालत नहीं की गई जाएगी? तो इसके अंदर एक की वकालत नहीं की जाएगी। जो लेव वाइगोस्की ने अपना सिद्धांत दिया था उसके अंदर आज इनाम और दंड का उपयोग, ये तो हो ही नहीं सकता, ये साफ दिखने वाला है। 1 नंबर यही हो जाएगा आपका। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना आ जाता है, सहकारी शिक्षा का प्रयोग आ जाता है, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये अपना 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे काम काज में सहायक और परिवर्तन करते हैं? तो इसके अंदर लेव वाइगोस्की के बूझे हैं, उसके अंदर देखें तो मानचित्र हो जाएगा, भाषा हो जाएगी, कैलकुलेटर हो जाएगा, स्कीमा नहीं होगा। स्कीमा जो दिया था वो दिया था जीन पियाजे ने, तो ये नहीं होगा। बाकी 3 हो जाएंगे, 1, 2 और 3 अपना जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर वाला हो जाएगा। बच्चे का अपने आप से बात करना, यानी बच्चे जो अपने आप से बातें करते हैं उसे क्या कहते हैं? उनके अहम केंद्र भाव का द्योतक
द्योतक है उसकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और उन्हें मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, ये भी नहीं हो सकता। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता, ये भी नहीं हो सकता। ये हो जाएगा उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, ठीक है। अगला आ जाता है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उनकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। यह आ जाता है इसके संवादी चालक अवस्था आ जाती है। संश्री मोटर इसके अंदर मानसिक प्रहसन से जूझना, यह तो नहीं हो सकता इसके अंदर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का विकास, ये भी नहीं हो सकता। ये हो जाता है, ये वस्तु स्थायित्व का विकास होता है वह संवेदी चालक के अंदर आ जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आ जाए संचालन क्रिया कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, ये ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में सक्षम होता है इसके अंदर, ये तो नहीं हो सकता। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाता है अपना 3 नंबर वाला, अपना एकदम सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से है? सामाजिकरण के जो द्वितीय कारक पूछे इसके अंदर आज किताबें और पत्रिकाएं, ये तो द्वितीय कारक के अंदर है। निकट परिवार जो आता है वो द्वितीय कारण के अंदर नहीं आता था, ये परिवार वाला नहीं होगा इसके अंदर। मीडिया आ जाएगी और स्कूल आ जाता है, ये आ जाते हैं इसके अंदर। 1 3 4 आएगा, 1 3 4 3 नंबर वाला एकदम सही आंसर होगा। बेहतर एथलीट यानी कि शारीरिक क्षमताएं, नियम के साथ खेलने में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रिया जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं शेषावस्था के अंदर तो नहीं आ जाते। प्रारंभ बचपन के अंदर भी ये नहीं आ जाते हैं। किशोरावस्था के अंदर तो किशोरावस्था से तो पहले ही आ जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि मध्य बचपनावस्था के अंदर जिसके अंदर बेहतर एथलेटिक्स यानी शारीरिक क्षमता, नियमों के साथ खेल में भागीदारी जो लेता है वो मध्य बचपनावस्था के अंदर वो बच्चा भाग लेना जाता है। इसके अंदर अभिकथन आ जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है, ठीक है। अलग अलग संस्कृति में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके अंदर ए भी सही है और बी भी सही है और ए आर है जो को ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर आपका सही होगा। ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना जो यानी कि अभी कथन और कथन कारण आ रहे हैं ना, वो आपके लिए क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर लग तो ऐसे रहा है कि ये दोनों ही सही है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सही इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? यानी प्रोक्सिमल डेंटल के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर शिशु पहले अपने क्या करता है, धड़ को, फिर अपने हाथ पैर हिलाना, अंगुली हिलाना जो आता है जो सीख जाता है। इसके अंदर देखें तो 3 नंबर वाला शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। तो इसके अंदर जो 3 नंबर वाला वो अपना किधर सही होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो आप है ना जो सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे ना, जो रोज है ना एक जो 30 क्वेश्चन है ना, जो आपके जो 20 अगस्त को जो एग्जाम होगा ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि हम रोज जो है ना 30 क्वेश्चन जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके अंदर जो देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का मिलेगा और दो है ना जो वाइगोस्की के मिलेंगे। इसके अंदर एक तो पार्ट वाला मिलेगा, एक जेंडर वाला मिलेगा आपको। और शिक्षा नीति के मिल जाएगा, एक जो 2020 वाली है जी उसका मिल जाएगा और आपको। देखें वैसे देखिए तो ज़्यादा सीडीपी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, लेकिन जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं इसके अंदर थोड़ा, ठीक है। चलो धन्यवाद दोस्तों।